रूपनगर राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में चहल पहल अपने चरम पर था। लोगों की आवाजाही और दुकानों पर हो रही बातचीत से बाजार का माहौल जीवंत था। इसी बाजार में एक बड़े और भव्य दुकान के अंदर गांव का प्रतिष्ठित जमींदार गहरी सोच में डूबा हुआ बैठा था। दुकान के केंद्र में एक अद्भुत मूर्ति रखी हुई थी जिसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता। मूर्ति ऐसी लग रही थी जैसे उसमें जीवन बस आने ही वाला हो। उसकी कारीगरी इतनी बारीक थी कि हर कोण से वह मूर्ति किसी चमत्कार से कम नहीं लगती थी। मूर्ति पर उकेरी गई हर रेखा, हर छवि और उसकी भव्यता उस कारीगर के हुनर की कहानी खुद बयान कर रही थी। तभी वहां एक संभ्रांत व्यापारी आया। उसके कपड़े और चालढाल से ही उसकी समृद्धि और व्यावसायिक प्रकृति का अंदाजा लगाया जा सकता था। व्यापारी ने दुकान के अंदर कदम रखते ही अपनी नजरें मूर्ति पर टिका दी। उसकी आंखों में आश्चर्य और प्रशंसा झलक रही थी। वह कुछ पल तक मूर्ति को अपलक देखता रहा, फिर उत्साह से भरकर बोला, वाह वाह वाह, ऐसी नकाश, ऐसी खूबसूरती मैंने पहले कभी नहीं देखी। यह तो सचमुच अद्भुत है। मूर्ति की कारीगरी और इसका सौंदर्य शब्दों से परे है। जमींदार ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोला, लगता है आप एक समझदार व्यक्ति हैं। क्या आप व्यापारी हैं? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं एक व्यापारी हूँ और विभिन्न राज्यों में व्यापार के सिलसिले में अक्सर इस गांव में आता हूँ। लेकिन ऐसी अनोखी मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी। क्या यह बिक्री के लिए है? जमींदार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो भाई, ऐसी सुंदरता का कोई मोल नहीं होता, परंतु तुम्हें मैं यह मूर्ति 25 स्वर्ण मुद्राओं में दे सकता हूँ। व्यापारी ने मूर्ति को ध्यान से देखा और अपनी प्रशंसा को शब्दों में पिरोते हुए बोला, शानदार, जिसने भी इसे बनाया है उसकी कारीगरी को जितना सराहा जाए उतना कम है। यह मूर्ति तो कला का एक जीता जागता उदाहरण है। वैसे यह किसने बनाई है? जमींदार की मुस्कान गहरी हो गई। उसने आत्मविश्वास के साथ कहा, यह मूर्ति मैंने खुद बनाई है। व्यापारी यह सुनकर चौंका और आश्चर्य से बोला, आप? लेकिन आप तो गांव के जमींदार हैं, और एक जमींदार से ऐसी कारीगरी की उम्मीद करना सचमुच आश्चर्यजनक है। जमींदार ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, मैं जमींदार हूँ, पर मूर्तियाँ बनाना मेरा शौक है। मैं इसे व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए करता हूँ। इस मूर्ति में मेरी मेहनत और मेरे जुनून का अंश है। व्यापारी ने जमींदार के शब्दों को सुना और उसकी कला की प्रशंसा में सिर हिलाया। उसने मुस्कुराते हुए अपनी थैली से 25 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और जमींदार के हाथों में रख दी। आपकी कला और इस मूर्ति की कीमत के सामने ये स्वर्ण मुद्राएं कुछ भी नहीं है। आप सचमुच एक अद्भुत कलाकार हैं, व्यापारी ने कहा। जमींदार ने नम्रता से मुद्राएं ली और व्यापारी को मूर्ति थमा दी। व्यापारी उस अनोखी मूर्ति को अपने साथ ले गया, लेकिन उसके मन में जमींदार के हुनर और विनम्रता के लिए असीम सम्मान था। शाम के ढलते सूरज की हल्की लालिमा गांव के घरों को अपनी नरम रोशनी में नहला रही थी। उसी समय जमींदार अपने ठाठदार कदमों के साथ गांव के एक छोटे से घर की ओर बढ़ा। यह घर था सोहन का, जो अपनी अद्भुत कारीगरी और मूर्तियां बनाने के जुनून के लिए जाना जाता था। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से धीमी आवाजें आ रही थी। जमींदार ने दरवाजा हल्के से खटखटाया और अंदर दाखिल हुआ। सोहन, जो अपनी नई मूर्ति को निहारते हुए उसमें कुछ सुधार कर रहा था, जमींदार को देखकर खुशी से उठ खड़ा हुआ। आइए जमींदार साहब, मैं तो कब से आपकी राह देख रहा था, उसने उत्साह से कहा। जमींदार ने अपने कुर्ते की जेब से एक थैली निकाली और सोहन के हाथ में 5 स्वर्ण मुद्राएं रखते हुए बोला, यह लो भाई सोहन, तुम्हारी मूर्ति बाजार में 10 स्वर्ण मुद्राओं में बिकी। बड़ी मुश्किल से कोई खरीदार मिला। चलो, 5 तुम्हारे और 5 मेरे। काम खत्म, बराबर का हिस्सा।
सोहन ने थैली को हाथ में लिया और पहले तो चौंक गया। उसकी आंखों में अविश्वास झलक उठा। क्या 10 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन जमींदार साहब, मैंने वह मूर्ति अपनी पूरी मेहनत और कला से बनाई थी। वह तो देखने में कहीं अधिक कीमती लग रही थी। क्या इतना ही उसका मोल था? जमींदार ने हल्की मुस्कान के साथ उसे समझाने की कोशिश की। देखो सोहन, बाजार में कला का मोल सिर्फ उसकी सुंदरता से नहीं, बल्कि उसकी मांग और कारीगर की प्रतिष्ठा से तय होता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति ज्यादा कीमत में बिके, तो तुम्हें अपनी कला में और निखार लाना होगा। ऐसी मूर्ति बनानी होगी जिसे देखते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। ऐसी मूर्ति जो उनके दिलों को छू ले। सोहन ने धीरे से कहा, लेकिन जमींदार साहब, मैंने तो पहले ही अपनी पूरी कोशिश की थी। मेरी मूर्ति में भी जान थी। जमींदार ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और कला को कम नहीं आंक रहा हूँ सोहन। यह बाजार है। यहाँ हर चीज की कीमत मांग और आकर्षण से तय होती है। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, किसी दिन खुद बाजार में जाओ और अपनी मूर्तियाँ बेचने की कोशिश करो। तब तुम्हें अंदाजा होगा कि लोग तुम्हारी कला को कितनी कीमत देते हैं। सोहन की आंखों में निराशा झलक रही थी। जमींदार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी मूर्तियाँ महंगी बिके, तो अगली बार ऐसी मूर्ति बनाओ जो इतनी आकर्षक हो कि लोग उसे देखकर अपनी नजरें हटा ही ना पाएं। वह मूर्ति केवल कला न हो, बल्कि एक अनुभव हो। तभी तुम्हारी कला की सच्ची कीमत मिल पाएगी। इतना कहकर जमींदार ने अपनी पगड़ी को हल्का सा ठीक किया और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो इस बार इतना समझ लो कि यह मूर्ति बिक गई, यही बड़ी बात है। अगली बार ज्यादा मेहनत करो। जमींदार के जाने के बाद सोहन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। वह जानता था कि जमींदार की बातें कड़वी थी पर सच थी। उसकी आंखों में एक नई चमक उभरी। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वह ऐसी मूर्ति बनाएगा जो केवल बाजार ही नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ले। उस रात उसने अपनी कला को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का सपना देखा। सोहन एक साधारण और भोला भाला युवक था। वह मिट्टी से मूर्तियां बनाने में निपुण था और अपने काम को पूजा की तरह मानता था। लेकिन उसकी सरलता और भोलापन उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी था, क्योंकि गांव का जमींदार उसकी मेहनत और कला का फायदा उठाकर उसे मूर्ख बना रहा था। सोहन को इस बात का एहसास नहीं था। एक दिन जब सूरज पहाड़ियों के पीछे डूब रहा था और आसमान के रंगों में गुलाबी और सुनहरी आभा थी, सोहन ने अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर बैठकर खुद से कहा, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा कि जो भी उसे देखेगा उसके हृदय में प्रेम उमड़ आएगा। उसके चेहरे पर उत्साह और आंखों में चमक थी। यह कहकर वह अपने काम में जुट गया। वह मिट्टी को प्यार से गूंथता, उसे आकार देता और उसमें अपनी आत्मा डाल देता। इधर हवेली के भीतर जमींदार ने अपनी बेटी पुष्पा को आवाज दी, पुष्पा इधर आओ। यह लो 25 स्वर्ण मुद्राएं। इन्हें अलमारी में रख दो। पुष्पा, जो अपने पिता के हर काम में उनकी मदद करती थी, स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए बोली, पिताजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जमींदार ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्या कहना चाहती हो? पुष्पा ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, आप सोहन के साथ अन्याय कर रहे हैं। वह भोला है लेकिन उसकी मेहनत और कला अनमोल है। आप उसे बार बार धोखा क्यों देते हैं? जमींदार हंस पड़ा, अरे पुष्पा, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने सोहन से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। पुष्पा ने आक्रोश से कहा, लेकिन वह आप पर विश्वास करता है। आप जो उसके साथ कर रहे हैं, यह गलत है। जमींदार ने व्यंग्य से कहा, पुष्पा, यह विश्वास नहीं, अंधविश्वास है, और तुम फिर से उसकी तरफदारी करने लगी हो। तुम्हारी यही आदत मुझे परेशान करती है। मैं जानता हूँ कि तुम मन ही मन उसे पसंद करती हो।
लेकिन मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारा विवाह उस गरीब मूर्तिकार के साथ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। पुष्पा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे सोहन के लिए एक गहरी सहानुभूति और अपने पिता के खिलाफ असहमति थी। वह सोचने लगी, क्या सच्चे प्रेम और कला का मूल्य धन और रुतबे से बड़ा नहीं है? उधर सोहन रात के सन्नाटे में भी अपनी मूर्ति बनाने में लगा रहा। उसकी आंखों में बस एक सपना था, एक ऐसी कृति गढ़ने का जो न केवल सुंदरता का प्रतीक हो, बल्कि सच्चे प्रेम और भावना का प्रतिबिंब भी हो। अगली सुबह सूरज की किरणें जब पहाड़ियों से झांकने लगी, तो सोहन अपने घर के बाहर बैठा मूर्ति गढ़ने में व्यस्त था। उसके हाथ तेजी से चलते, जैसे उसकी आत्मा की हर भावना उस मूर्ति में ढल रही हो। तभी जमींदार उसकी कुटिया के पास पहुंचा। अरे सोहन, जमींदार ने जोर से आवाज दी, क्या भाई आज कौन सी मूर्ति बना रहे हो? सोहन ने सिर उठाया और बड़े भोलेपन से मुस्कुराते हुए कहा, जमींदार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल और दिमाग में बैठ गई, इसलिए मैं आज एक ऐसी मूर्ति बना रहा हूँ जैसी दुनिया में पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। जमींदार ने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा, अरे वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मेरे लिए कौन सी मूर्ति तैयार है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। देखो, तुम्हारी बनाई मूर्तियाँ बेचकर ही तो तुम्हें कुछ कमाई होती है। अब मुझे ही देखो, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मेरे पास इतना धन है कि अगर मैं सारी जिंदगी कुछ ना भी करूं, तो भी मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन तुम्हें तो अपने भविष्य का सोचना चाहिए ना? सोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जमींदार साहब, आप मेरी इतनी परवाह करते हैं, यही मेरे लिए बहुत है। उसने पास रखी एक सुंदर मूर्ति उठाई और जमींदार की ओर बढ़ा दी। यह ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए। जमींदार ने मूर्ति को हाथ में लेते हुए कहा, शाबाश, यही तो चाहिए था। वह मूर्ति लेकर कुटिया से बाहर निकल गया। जंगल के रास्ते पर चलते हुए जमींदार अपने आप से बड़बड़ा रहा था, सोहन जैसा मूर्ख मैंने कहीं नहीं देखा। यह मेहनत करता रहता है और मैं इसकी कला से धन कमा लेता हूँ। खैर, आज बाजार तक जल्दी पहुँचना होगा, इसलिए जंगल के रास्ते से ही चलता हूँ। जंगल में पंछियों की चहचहाहट गूंज रही थी। हल्की ठंडी हवा के साथ पेड़ों की शाखाएं लहराते हुए मानो एक रहस्यमय गीत गा रही थी। जमींदार मूर्ति को ध्यान से देख रहा था। उसने सोचा, इस बार तो सोहन ने वाकई बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है, इसे बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन यह मूर्ख हर बार नई मूर्ति बनाकर दे देता है, इसे पता भी नहीं चलता कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ। जंगल की गहराइयों में चलते हुए जमींदार के मन में कई विचार उठ रहे थे। जंगल की पगडंडी पर सूरज की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर गिर रही थी और पक्षियों की चहचहाहट माहौल को और भी शांतिपूर्ण बना रही थी। जमींदार मन ही मन सोच रहा था, आज यह मूर्ति अच्छा मुनाफा देगी। सोहन की मूर्खता का लाभ उठाना कितना आसान है। अचानक घोड़ों की टापों की आवाज जंगल की खामोशी को चीरते हुए जमींदार के कानों तक पहुंची। उसने पलटकर देखा तो एक तेज तर्रार घुड़सवार उसकी ओर आ रहा था। जैसे ही घुड़सवार पास आया, उसने घोड़े की लगाम खींची और रुक गया। जमींदार ने गौर से देखा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि राजसी ठाट-बाट वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति लग रहा था। कौन हो तुम? जमींदार ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। घुड़सवार ने गर्व से कहा, मैं रूपनगर राज्य के राजा उदयभान का पुत्र राजकुमार अभिनंदन हूँ। जमींदार ने तुरंत सिर झुकाकर अभिवादन किया। राजकुमार, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आपने इस जंगल के रास्ते से गुजरते हुए मुझे देखा। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजकुमार ने जमींदार के हाथों में पकड़ी मूर्ति पर नजर डाली। मूर्ति की सुंदरता ने उसे मोह लिया। यह मूर्ति बहुत ही अद्भुत है। क्या इसे तुमने बनाया है? जमींदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ राजकुमार,
यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। अगर यह आपको पसंद आई है तो मैं इसे आपको भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूँ। राजकुमार ने गहरी सांस ली और कहा, तो मैं सही स्थान पर आया हूँ। जमींदार ने हैरानी से पूछा, आपकी बात का मतलब मैं समझा नहीं राजकुमार। राजकुमार ने कहा, कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के पास ऐसी ही एक सुंदर मूर्ति देखी थी। जब मैंने उस व्यापारी से पूछा तो उसने बताया कि वह मूर्ति इसी गांव से लाई गई थी। मेरी इच्छा है कि मैं एक अद्वितीय मूर्ति बनवाऊं, एक ऐसी मूर्ति जो मेरी कल्पना की सुंदरता को साकार करे। मैं चाहता हूँ कि यह मूर्ति एक सुंदर राजकुमारी की हो, जिसे मैं अपने पिता महाराज उदय भान को भेंट कर सकूं। क्या तुम ऐसी मूर्ति बना सकते हो? जमींदार, जो अपनी चतुराई और स्वार्थ के लिए कुख्यात था, तुरंत बोला, हाँ हाँ राजकुमार, यह तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ऐसी मूर्ति बनाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए, राजकुमार ने गंभीरता से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें 9 दिन का समय देता हूँ। 10वें दिन मैं स्वयं अपने सैनिकों के साथ यहाँ आकर वह मूर्ति लूंगा। जमींदार ने उत्साह से कहा, राजकुमार आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। 10वें दिन मेरी हवेली में पधारिए। मैं आपकी इच्छा के अनुसार सबसे सुंदर मूर्ति तैयार रखूंगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने घोड़े को एड़ लगाई। वह जंगल की पगडंडी पर तेजी से आगे बढ़ गया। जमींदार उसे जाते हुए देखता रहा और मन ही मन सोचने लगा, सोहन को कहानियां सुनाकर मूर्ख बनाना तो मेरे लिए साधारण बात है। अब राजकुमार के लिए यह मूर्ति बनवाने का काम उसी से करवाऊंगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो यह मेरे लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। जमींदार की आंखों में लालच की चमक साफ झलक रही थी। अगली सुबह जब सोहन अपने घर के बाहर मिट्टी को आकार देने में जुटा था, तभी जमींदार उसकी कुटिया में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह एक बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में लालच की चमक साफ झलक रही थी। अरे सोहन, जमींदार ने उत्साहित स्वर में कहा, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था। वह एक बेहद सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। मैंने सोचा इस काम के लिए तुमसे बेहतर और कौन हो सकता है। सोहन ने उत्साहित होकर जवाब दिया, अरे वाह जमींदार साहब, तब तो समझ लीजिए काम हो गया। जमींदार ने हैरानी जताते हुए पूछा, मतलब? सोहन ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यह कि मैं पहले से ही एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूँ। यह सुनकर जमींदार की आंखों में खुशी की चमक आ गई। अरे यह तो बड़ी बात है। तो बताओ यह मूर्ति कब तक तैयार हो जाएगी? सोहन ने आत्मविश्वास से कहा, जमींदार साहब 9 दिनों के भीतर यह मूर्ति पूरी हो जाएगी। मैं इसे आपके हवाले कर दूंगा। जमींदार ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत बढ़िया सोहन। लेकिन सुनो, 9वें दिन मुझे यह मूर्ति तैयार चाहिए, और इस बार मैं इसे बाजार में बेचकर तुम्हें एक शानदार कीमत दूंगा। सोहन ने सिर झुकाकर हामी भरी और जमींदार अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उस दिन से सोहन ने अपने दिन रात मूर्ति बनाने में लगा दिए। वह मिट्टी को बड़े प्रेम और ध्यान से गूंथता, हर छोटे से छोटे विवरण पर काम करता, मानो वह मूर्ति नहीं, किसी जीवित राजकुमारी को गढ़ रहा हो। उसकी कल्पना के रंग मूर्ति में ढल रहे थे। 8वें दिन जब सूरज ढलने को था और कुटिया में हल्की हल्की रोशनी आ रही थी, सोहन अपनी बनाई मूर्ति को निहार रहा था। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसे देखना एक सपना जैसा लग रहा था। उसकी आंखों में गर्व और हैरानी के भाव थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मूर्ति मैंने अपने हाथों से बनाई है, सोहन बड़बड़ाया। यह तो लग रहा है जैसे यह मिट्टी की नहीं, बल्कि जीती जागती राजकुमारी हो। वाह सोहन, तूने गजब कर दिया। तभी वहां जमींदार पहुंचा। उसने मूर्ति पर नजर डाली और उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। अरे सोहन, क्या बात है, क्या बात है, तुमने तो वाकई गजब कर दिया। यह मूर्ति तो अनमोल है।
जमींदार के चेहरे पर खुशी के साथ साथ लालच का भाव साफ झलक रहा था। सोहन, यह मूर्ति देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तुम सच में एक महान कलाकार हो। चलो अब इसे मुझे दे दो। मैं इसे बाजार में ले जाऊंगा और तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कीमत लेकर आऊंगा। सोहन ने मूर्ति को प्यार से देखा, जैसे वह उसे छोड़ना नहीं चाहता हो। लेकिन उसने जमींदार पर भरोसा करते हुए मूर्ति उसे सौंप दी। जमींदार साहब, इसे संभाल कर ले जाइए। यह मेरी अब तक की सबसे सुंदर कृति है। जमींदार ने मूर्ति को खुशी खुशी लिया और उसे लेकर हवेली की ओर बढ़ गया। उसके मन में बस एक ही विचार था, यह मूर्ति न केवल राजकुमार को खुश करेगी बल्कि मेरी जेब भी भर देगी। सोहन की मेहनत और कला से मुझे जितना फायदा हुआ है उतना शायद किसी को कभी न हुआ हो। जमींदार ने सोहन की बनाई हुई अद्भुत मूर्ति को हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में रखवा दिया। वह इस मूर्ति को देखकर अपने आप पर इतराता हुआ अपनी बेटी पुष्पा के पास पहुंचा। पुष्पा, देखो इस मूर्ति को। इस बार तो सोहन ने कमाल ही कर दिया। इतनी सुंदर मूर्ति मैंने आज तक नहीं देखी, जमींदार ने गर्व से कहा। पुष्पा ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में हैरानी और प्रशंसा के भाव थे। पिताजी, सच में यह मूर्ति अद्वितीय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सोहन की कड़ी मेहनत का नतीजा है? क्या आपको यह बात सोहन को नहीं बतानी चाहिए और उस राजकुमार को भी यह सच जानने का अधिकार है कि यह मूर्ति सोहन ने बनाई है? जमींदार ने अपनी बेटी की बात सुनकर हंसते हुए कहा, पुष्पा, तुम भी ना इतनी भोली मत बनो। ध्यान रखना, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि मूर्ति सोहन ने बनाई है। मैंने राजकुमार से साफ कह दिया है कि यह मूर्ति मैंने बनाई है और यह बात वहीं तक रहनी चाहिए, समझी? पुष्पा के चेहरे पर असमंजस के भाव थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि उसके पिता कितने स्वार्थी और चालाक हैं। जमींदार और पुष्पा के इस संवाद को खिड़की के बाहर छिपा हुआ एक व्यक्ति सुन रहा था। वह था बल्लू, गांव का एक बदनाम और लालची आदमी जो हर समय अवसर की तलाश में रहता था। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गई थी और उसकी आंखों में लालच की चमक साफ झलक रही थी। वाह, यह मूर्ति तो वाकई बेजोड़ है, बल्लू ने मन ही मन सोचा। अगर मैं इसे चुरा लूं और रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूं, तो मुझे बहुत बड़ी रकम मिल सकती है। बल्लू ने एक योजना बना ली। आज रात जब सब सो जाएंगे तब मैं इस मूर्ति को चुरा लूंगा, फिर इसे बेचकर मेरी किस्मत बदल जाएगी। रात घिरते ही हवेली में सन्नाटा छा गया। जमींदार और पुष्पा गहरी नींद में सो रहे थे। बल्लू दबे पांव हवेली के पीछे के रास्ते से अंदर घुसा। हवेली में अंधेरा था, लेकिन बल्लू को रास्ता मालूम था। वह सावधानी से चलता हुआ उस कमरे तक पहुंचा जहां मूर्ति रखी थी। उसने दरवाजे को धीरे धीरे खोला और वहां रखी मूर्ति को देखकर मुस्कुराया। अब यह मेरी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। वह मूर्ति को सावधानी से उठाकर हवेली से बाहर निकल गया। बल्लू ने मूर्ति को एक कपड़े में लपेटा और जंगल की ओर भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसका लालच डर पर भारी था। उसने जंगल में पहुंचकर एक तालाब के किनारे रुकने का फैसला किया। यही जगह सही है, उसने अपने आप से कहा। रात यहीं गुजार लेता हूँ। सुबह होते ही इस मूर्ति को लेकर रूपनगर राज्य चला जाऊंगा। वहां इसे बेचकर जो रकम मिलेगी उससे मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बल्लू ने मूर्ति को तालाब के पास एक चट्टान पर रख दिया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तालाब के किनारे का माहौल रहस्यमय था। पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हवा में हिल रही थी और चंद्रमा की हल्की रोशनी तालाब की सतह पर पड़ रही थी। बल्लू ने मूर्ति को देखते हुए सोचा, यह सिर्फ मिट्टी की मूर्ति नहीं है, यह मेरी नई शुरुआत है। और अपने सपनों में खोए हुए न जाने कब उसे नींद आ गई। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से उगा भी नहीं था कि हवेली में कोहराम मच गया।
जमींदार की आंख खुलते ही उसने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि मूर्ति जो उसकी हवेली की सबसे कीमती धरोहर थी, अब वहां से गायब थी। उसके चेहरे पर चिंता और गुस्से का तूफान साफ झलक रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई, पुष्पा, पुष्पा, कहाँ हो तुम? पुष्पा दौड़ते हुए आई और हैरानी से पूछा, क्या हुआ पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? जमींदार ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, वह सुंदर मूर्ति गायब है। मैं जानता हूँ, इसे और कोई नहीं, उस नालायक सोहन ने चुराया होगा। उसे जरूर यह भनक लग गई होगी कि राजकुमार आज इस मूर्ति को लेने आने वाला है। वह मूर्ख समझ रहा होगा कि वह इस मूर्ति को चुराकर हमें बेवकूफ बना सकता है। पुष्पा ने असमंजस भरे स्वर में कहा, पिताजी ऐसा क्यों कह रहे हैं? सोहन ऐसा क्यों करेगा? उसने तो यह मूर्ति अपनी मेहनत से बनाई थी। लेकिन जमींदार अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। वह गुस्से से भरा हुआ था और मूर्ति गायब होने से बुरी तरह घबराया हुआ भी। इसी बीच हवेली के दरवाजे पर सैनिकों की आवाज सुनाई दी। 2 सैनिकों के साथ राजकुमार अभिनंदन अंदर आए। उनका रौबदार व्यक्तित्व देखकर जमींदार ने तुरंत खुद को संभाला और उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। राजकुमार ने गहरी आवाज में कहा, जमींदार हम आ गए हैं। बताइए क्या मूर्ति तैयार है? जमींदार के माथे पर पसीना छलकने लगा। उसने हकलाते हुए कहा, क्षमा करे राजकुमार, मैं मूर्ति कल रात तक तैयार कर चुका था, लेकिन क्या? राजकुमार ने क्रोध भरे स्वर में कहा। जमींदार ने झुकते हुए कहा, मूर्ति अब यहाँ नहीं है। लगता है कि कोई इसे चुरा ले गया है। मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। मैं पूरी तरह से शर्मिंदा हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दे। जमींदार की बात सुनते ही राजकुमार के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे पास केवल एक काम था और वह भी तुमसे नहीं हुआ। क्या तुम जानते हो यह मूर्ति मेरे पिता को देने के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? क्या तुम मुझे और मेरे राज्य को अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, राजकुमार मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं मूर्ति को जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करूंगा। कृपया मुझे थोड़ा समय दे। राजकुमार ने गुस्से से कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जमींदार। मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा में सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं। मैं भी वहीं रह रहा हूँ। तुम्हारे पास केवल कल तक का समय है। मुझे कल तक किसी भी हालत में वह मूर्ति चाहिए। अगर कल तक मुझे मूर्ति नहीं मिली तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समझे? राजकुमार के इन शब्दों से जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। राजकुमार ने सैनिकों को इशारा किया और गुस्से से कदम बढ़ाता हुआ अपनी सेना के साथ वहां से चला गया। जमींदार एक पल के लिए स्तब्ध खड़ा रहा। उसके दिमाग में हजारों ख्याल उमड़ने लगे। अगर मूर्ति नहीं मिली तो क्या होगा? राजकुमार सच में मुझे मरवा देंगे। और अगर मूर्ति वापस मिल भी गई तो क्या राजकुमार को यह पता चल जाएगा कि यह मूर्ति मैंने नहीं बल्कि सोहन ने बनाई थी? पुष्पा जो सारा दृश्य देख रही थी, उसके पास आई। पिताजी, हमें सच का सहारा लेना चाहिए। मूर्ति को ढूंढने का प्रयास करें, लेकिन सोहन को दोषी ठहराना बंद करें। हो सकता है वह बेगुनाह हो। जमींदार ने पुष्पा की बात को अनसुना कर दिया और खुद को बचाने की एक नई चाल सोचने लगा। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि नियति ने उसके लिए और सोहन के लिए पहले से ही कुछ अलग तय कर रखा था। जमींदार के मन में उथल-पुथल मची हुई थी। दूसरी ओर बल्लू तालाब के किनारे मूर्ति के साथ बैठा था। उसे अपने सपनों की दौलत हासिल होने का इंतजार था। सुबह का माहौल हल्का शांत था, लेकिन सोहन के घर पर अचानक भीड़ इकट्ठी होने लगी। जमींदार गुस्से और आक्रोश से भरा हुआ गांव के लोगों को साथ लेकर सोहन के घर पहुंचा।
सोहन, जो सदा अपनी मूर्ति बनाने के काम में व्यस्त रहता था, दरवाजे पर इतनी भीड़ देखकर हड़बड़ा गया। उसने घबराते हुए कहा, क्या हुआ जमींदार साहब, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए हैं? जमींदार ने गुस्से में चीखते हुए कहा, बहुत भोला बनता है, अब ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बता दे कि वो मूर्ति कहाँ है। सोहन पूरी तरह से असमंजस में था। उसने डरते हुए पूछा, कौन सी मूर्ति जमींदार साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जमींदार ने गुस्से से उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे वही मूर्ति जिसे तुमने इतनी मेहनत से बनाया था। मैंने उस मूर्ति का सौदा राजकुमार अभिनंदन से किया था, लेकिन कल रात मेरी हवेली से वह मूर्ति चोरी हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि इसे तुमने ही चुराया है। सोहन ने हैरान होकर कहा, जमींदार साहब, आपने तो कहा था कि मूर्ति का सौदा आपने किसी व्यापारी से किया है, और रही बात चोरी की तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? जमींदार ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ गांव वालों की ओर मुड़ते हुए कहा, देखो भाइयों, देखो इसे, यह नमक हराम है। मैं इसकी बनाई गई मूर्तियों को जैसे तैसे बाजार में बेचता हूँ ताकि इसका घर चल सके। और इसने क्या किया? इसने मेरी मदद का बदला मेरी ही मूर्ति चुरा कर दिया। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने गुस्से से सोहन की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो सोहन, अगर तुम्हारी वजह से जमींदार साहब को राजकुमार ने कुछ नुकसान पहुंचाया तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें तुम्हारे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। सोहन की आंखों में आंसू छलक आए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वह मूर्ति नहीं चुराई। मैं ऐसा क्यों करूंगा? मेरी मेहनत से बनी चीज पर मैं खुद क्यों चोरी का कलंक लगाऊंगा? लेकिन जमींदार ने उसकी बात को अनसुना करते हुए ठंडी और कठोर आवाज में कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कल तक वह मूर्ति चाहिए। अगर वह मूर्ति नहीं मिली तो यह समझ लो तुम्हारा और तुम्हारे घर का बचना नामुमकिन है। जमींदार ने गुस्से में गांव वालों को इशारा किया और भीड़ शोर मचाते हुए वहां से निकल गई। सोहन दरवाजे पर खड़ा सब कुछ देखता रह गया। वह अंदर से टूट चुका था। उसकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, आखिर मेरी मेहनत और ईमानदारी का ये कैसा फल मिल रहा है? गांव वाले चले गए परंतु उनके शब्द सोहन के कानों में गूंजते रहे। वह सोचने लगा, मेरा कसूर क्या है? मेरी बनाई हुई मूर्ति का अब क्या होगा? और अगर मूर्ति नहीं मिली तो क्या वाकई गांव वाले और जमींदार मेरे खिलाफ हो जाएंगे? उधर जमींदार अपनी चालबाजी से संतुष्ट था। उसे यकीन था कि सोहन को इस जुर्म में फंसाकर वह अपनी साख बचा लेगा। सोहन अपनी झोंपड़ी के कोने में सिर झुकाए बैठा था। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह खुद से बुदबुदाया, हे भगवान, यह कैसा अन्याय है? अब मैं क्या करूं? एक रात में मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता। मेरी मेहनत, मेरा विश्वास सब मिट्टी में मिल गया। अब तो मेरी जिंदगी खत्म है। तभी हल्की आहट से उसकी तंद्रा टूटी। दरवाजे पर पुष्पा खड़ी थी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में कुछ कहने की व्याकुलता झलक रही थी। सोहन, उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी इस हालत का असली जिम्मेदार मेरे पिता हैं। सोहन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या, तुम्हारे पिता? लेकिन कैसे? पुष्पा ने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और फुसफुसाते हुए कहा, सोहन, मेरे पिता ने तुम्हें हमेशा धोखा दिया है। वे तुम्हारी बनाई मूर्तियों को बाजार में सोने के दाम पर बेचते रहे हैं और बदले में तुम्हें कुछ गिनैचने पैसे पकड़ाते थे। उन्होंने तुम्हारी मेहनत का हमेशा फायदा उठाया है। सोहन ने अविश्वास से पूछा, लेकिन इस सब का मेरी बनाई मूर्ति और राजकुमार से क्या संबंध है? पुष्पा ने ठंडी सांस लेते हुए जवाब दिया, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई एक मूर्ति रूपनगर के राजकुमार अभिनंदन को बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे पिता ने उसे यह झूठ बता दिया कि वह मूर्ति उन्होंने खुद बनाई है। उसी राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने का आदेश दिया। सोहन यह सुनकर हैरान रह गया। तो क्या वह राजकुमार समझता है कि मूर्ति तुम्हारे पिता बनाते हैं? पुष्पा ने सिर झुकाते हुए कहा,
हाँ, और तुमने जो मेहनत से राजकुमारी की मूर्ति बनाई थी वह मेरे पिता ने राजकुमार को देने के लिए रखी थी। लेकिन कल रात मैंने देखा कि गांव का बल्लू चुपके से हमारी हवेली में घुसा और उस मूर्ति को चुरा कर जंगल की ओर भाग गया। यह सुनकर सोहन की आंखें हैरानी और गुस्से से भर उठीं। क्या? और तुम्हारे पिता ने कुछ नहीं किया? पुष्पा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने जानबूझकर अपने पिता को यह बात नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि वे फिर से तुम पर ही इल्जाम लगा देंगे। लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि वे वास्तव में तुम्हारे ऊपर चोरी का आरोप मढ़ देंगे। और अब राजकुमार इतने नाराज हैं कि उन्होंने मेरे पिता को जान से मारने की धमकी दे डाली है। सोहन का दिल गुस्से और दुख से भर गया। पुष्पा, अब क्या किया जा सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पुष्पा ने गंभीर स्वर में कहा, अभी भी समय है सोहन। बल्लू शायद अभी तक रूपनगर राज्य नहीं पहुंचा होगा। तुम तुरंत जंगल में जाओ और उसे पकड़ने की कोशिश करो। यदि तुमने उसे समय रहते नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोहन ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की चमक लौटी। तुम सही कह रही हो पुष्पा, मैं अभी के अभी जंगल के लिए निकलता हूँ। पुष्पा ने उसकी ओर आश्वस्ति भरी नजरों से देखा। भगवान तुम्हारे साथ है सोहन। जल्दी जाओ और सच को सामने लाओ। सोहन ने अपने डर और दुख को ताकत में बदला और बिना समय गंवाए जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसके कदम तेज थे और दिल में केवल एक ही भावना थी, सच की जीत और अपने सम्मान की रक्षा। जंगल के घने रास्ते पर बल्लू बड़ी सतर्कता से चल रहा था। उसकी नजरें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो किसी के पीछा करने का डर उसे सता रहा हो। हाथों में वह अनमोल मूर्ति कसकर पकड़े हुए था और मन में एक ही ख्याल था कि किसी तरह रूपनगर राज्य पहुंच जाऊं, फिर तो मेरा भाग्य चमक जाएगा। चलते चलते बल्लू एक गुफा के पास आ पहुंचा। गुफा के पास सैनिकों का एक दल तैनात था, जिनका नेतृत्व एक बूढ़ा लेकिन तेज निगाहों वाला सैनिक कर रहा था। बल्लू जैसे ही उनकी नजरों में आया, बूढ़े सैनिक की आंखें मूर्ति पर ठहर गईं। वह स्तब्ध रह गया। यह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि वह समझ गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं हो सकती। उसने तुरंत अपने बगल में खड़े सैनिकों को इशारा किया, जाओ और उस आदमी को पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सैनिक तेजी से बल्लू की ओर बढ़े। बल्लू घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन जंगल की घनी झाड़ियों में फंस गया। सैनिकों ने उसे दबोच लिया और घसीटते हुए बूढ़े सैनिक के सामने ले आए। बूढ़े सैनिक ने बल्लू की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, यह मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? सच सच बताओ, वरना सजा के लिए तैयार रहो। बल्लू डर से कांपते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं एक व्यापारी हूँ। मैंने यह मूर्ति कल रात जमींदार की हवेली से चुराई थी। लालच में आकर यह गलती कर बैठा। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। बूढ़ा सैनिक बल्लू की बात सुनकर और भी गंभीर हो गया। वह सोचने लगा कि इस मूर्ति के पीछे जरूर कोई बड़ी कहानी छिपी है। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक आवाज आई, रुको। सबकी नजरें उस दिशा में मुड़ गईं। एक थका हुआ लेकिन दृढ़ संकल्पित चेहरा उभरा। यह सोहन था। वह हांफते हुए सामने आया और मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने इसे मेहनत और लगन से बनाया और जमींदार को दिया था, लेकिन कल रात इस चोर ने इसे चुरा लिया। यह मूर्ति मेरी है। सोहन की बात सुनकर बूढ़ा सैनिक स्तब्ध रह गया। उसने मूर्ति को गौर से देखा और फिर सोहन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आ रही है, लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। यह मूर्ति राजकुमार अभिनंदन के लिए बनाई गई थी, इसलिए तुम्हें और इस चोर दोनों को महाराज के समक्ष ले जाना होगा। वही इस बात का निर्णय करेंगे कि सच क्या है। फिर बूढ़े सैनिक ने आदेश दिया, सैनिकों, इन दोनों को अपने साथ लेकर चलो। यह मामला महाराज के दरबार में ही सुलझेगा।
सोहन ने बल्लू की ओर देखा। बल्लू ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली। वह जानता था कि अब उसका झूठ टिकने वाला नहीं है। सैनिकों ने दोनों को घेर लिया और दल गुफा के भीतर महाराज की ओर बढ़ चला। सोहन के दिल में डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण था। वह जानता था कि सत्य उसके पक्ष में है, लेकिन क्या राजमहल के लोग उसकी बात सुनेंगे? यह सवाल उसे लगातार परेशान कर रहा था। गुफा के भीतर का वातावरण गहन और रहस्यमयी था। दीवारों पर टिमटिमाते मशालों की रोशनी में राजा उदयभान अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी आंखें सोहन और बल्लू पर टिकी थी। पास ही राजकुमार अभिनंदन खड़ा था, जिसकी नजरें मूर्ति पर जम चुकी थी। जैसे ही राजा की नजर उस मूर्ति पर पड़ी, उनका चेहरा भावनाओं से भर उठा। वह चौंकते हुए बोले, यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी चंद्रा की मूर्ति है, हूबहू वैसी ही, मेरी बेटी जो वर्षों पहले इस जंगल के पास से लापता हो गई थी। यह मूर्ति मुझे उसकी याद दिला रही है। राजा की आवाज में गहरा दुख और विस्मय था। गुफा में खड़े सभी लोग राजा की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। अचानक राजकुमार अभिनंदन ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी, यह मूर्ति उस गांव के जमींदार ने बनाई है। जमींदार का कहना है कि यह मूर्ति उसकी हवेली से चोरी हो गई थी। मेरा मानना है कि ये दोनों चोर हैं और मूर्ति को लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। राजकुमार के शब्दों ने माहौल और भी गंभीर कर दिया। तभी सोहन, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, साहस जुटाकर बोल पड़ा, क्षमा करे राजकुमार, लेकिन यह सच नहीं है। यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने इसे जमींदार को बेचने के लिए दिया था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जमींदार मेरी मेहनत को कौड़ियों के भाव खरीदकर सोने के दाम में बेचता था। यह मूर्ति भी उसी ने आप तक पहुंचाने के लिए मुझसे ली थी, परंतु कल रात बल्लू ने इसे जमींदार की हवेली से चुरा लिया। राजा उदयभान की आंखें सोहन पर टिक गईं। वह गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोले, तुम कह रहे हो कि यह मूर्ति तुमने बनाई है, लेकिन बिना मेरी पुत्री को देखे तुमने हूबहू उसकी मूर्ति कैसे बना ली? यह असंभव है। सोहन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैंने यह मूर्ति अपनी कल्पना के आधार पर बनाई थी। जमींदार ने मुझसे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने को कहा था। मैंने बस अपनी कला और ईश्वर की प्रेरणा से इसे गढ़ा। राजा ने अविश्वास भरी नजरों से राजकुमार अभिनंदन की ओर देखा। राजकुमार क्रोधित होते हुए बोले, पिताजी, यह झूठ बोल रहा है। यह मूर्ति जमींदार ने बनाई है। जमींदार ने मुझे यह बताया था और उसने ही इसे हमें देने का वादा किया था। राजा ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, अगर जमींदार ने यह मूर्ति बनाई है तो उसे यहाँ लाया जाए। मुझे सच्चाई का पता करना होगा। सैनिकों, जाओ और जमींदार को तुरंत पकड़कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। सैनिक तेजी से गुफा से बाहर निकल गए। राजा की आंखें फिर से मूर्ति पर टिक गईं। उनकी भावनाएं और जिज्ञासा गहराती जा रही थी। मूर्ति को देखकर उन्हें अजीब सी अनुभूति हो रही थी, मानो उनकी बेटी वास्तव में उनके सामने खड़ी हो। गुफा में सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद सैनिक जमींदार को पकड़कर गुफा में ले आए। जमींदार भयभीत था, लेकिन अपने झूठ को सच साबित करने के लिए तैयार था। राजकुमार अभिनंदन ने गंभीर स्वर में जमींदार की ओर देखा और पूछा, क्या यह वही मूर्ति है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? जमींदार ने सहमते हुए कहा, हाँ राजकुमार, यह वही मूर्ति है। तभी सोहन, जो वहां खड़ा था, बोल पड़ा, यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने इसे अपनी कल्पना और मेहनत से गढ़ा है। राजकुमार का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने जमींदार की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे बताया था कि यह मूर्ति तुम्हारे द्वारा बनाई गई है। सच सच बताओ, यह मूर्ति आखिर किसने बनाई? जमींदार ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, राजकुमार, इसमें कोई संशय नहीं है, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। सोहन झूठ बोल रहा है।
दरअसल यह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हुई थी और यह चोर है। तभी सोहन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, यह जमींदार झूठ बोल रहा है। यह मूर्ति मेरी बनाई हुई है और मैंने इसे अपने मन की प्रेरणा से बनाया है। राजा उदय भान ने तब कठोर आंखों से जमींदार को देखा और गहरी नजरों से उसे घूरते हुए बोले, तुम कह रहे हो कि यह मूर्ति तुमने बनाई है? इसका मतलब तुमने मेरी पुत्री को देखा है। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अपनी बहन राजकुमारी चंद्रवर्धनी का नाम सुनते ही राजकुमार की तलवार म्यान से बाहर आ गई। उन्होंने गुस्से से जमींदार को घूरते हुए कहा, चुपचाप सच बताओ, कहाँ है मेरी बहन? जमींदार का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार। यह सच है कि सोहन सही कह रहा है। इस मूर्ति को मैंने नहीं बल्कि सोहन ने बनाया है। लेकिन मैं हमेशा से सोहन को धोखा देता आया हूँ। उसकी बनाई मूर्तियां बेचकर मैंने बहुत धन कमाया, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं दिया। जमींदार की सच्चाई सुनकर राजकुमार और वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। तभी अचानक मूर्ति के चारों ओर रंग-बिरंगी किरणें फैलने लगी। देखते ही देखते वह मूर्ति सजीव हो गई और उसमें से राजकुमारी चंद्रवर्धनी प्रकट हो गई। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य और भव्य थी कि वहां मौजूद हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बहन, तुम मूर्ति में कैसे परिवर्तित हो गईं? राजकुमारी ने भारी स्वर में उत्तर दिया, भैया, यह एक लंबी कहानी है। एक दिन मैं जंगल में घूम रही थी। तभी मेरी उपस्थिति से एक तपस्वी की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं अदृश्य हो जाऊंगी और कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन सकेगा। मैं उनके सामने फूट फूट कर रोई। मेरी हालत देखकर तपस्वी को मुझ पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि जब कोई अद्वितीय मूर्तिकार अपनी कल्पना से मेरी हूबहू मूर्ति बनाएगा और वह मूर्ति इस गुफा में वापस आएगी, तब मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। फिर राजकुमारी ने सोहन की ओर देखा और कहा, आज तुम्हारी कला और सच्चाई के कारण मैं मुक्त हो पाई हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। सोहन यह सुनकर भावुक हो गया। राजकुमार ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम केवल एक मूर्तिकार नहीं हो, तुमने एक राजकुमारी को उसके श्राप से मुक्त किया है। यह तुम्हारा पराक्रम है। जमींदार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। राजकुमार ने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा अवश्य मिलेगी। राजा उद्यभान ने बरसों बाद अपनी खोई हुई पुत्री चंद्रवर्धनी को अपने सामने देखा तो उनकी आंखें खुशी से छलक पड़ी। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और वर्षों का सारा दुख जैसे एक ही पल में मिट गया। राजमहल के लोग इस मिलन को देखकर भाव विभोर हो गए। उसी समय जमींदार की पुत्री पुष्पा ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, पिताजी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सोहन के साथ अन्याय मत कीजिए। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। आज आपको अपनी करनी का परिणाम भुगतना पड़ा। देखिए, झूठ और धोखे का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जमींदार शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। तभी सोहन ने राजकुमार अभिनंदन की ओर देखते हुए कहा, राजकुमार, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जमींदार को क्षमा कर दें। अगर आप इन्हें बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री पुष्पा का क्या होगा? भले ही इन्होंने मुझे लूटा और मुझसे धोखा किया, पर मैं इनकी बेटी का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता। राजकुमार ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, देखो जमींदार, जिसे तुमने बरसों तक लूटा, वही आज तुम्हारी जान बचाने की विनती कर रहा है। तुम्हारी हर साजिश और हर धोखे के बावजूद सोहन का हृदय इतना विशाल है कि वह तुम्हें माफ करना चाहता है। लेकिन याद रखो, यह तुम्हारे लिए मेरी आखिरी चेतावनी है। अब अगर तुमने किसी के साथ अन्याय किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा उद्यभान ने इस बात पर सहमति जताई और कहा, सोहन, तुम्हारी उदारता और सच्चाई के लिए मैं तुम्हें सम्मानित करना चाहता हूँ। तुमने मेरी बेटी को उसके श्राप से मुक्त किया और आज तुमने अपनी दया से हमें और भी बड़ा संदेश दिया है।
राजा ने तुरंत सोहन को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, यह तुम्हारे अद्वितीय कौशल और सच्चे हृदय के लिए एक छोटा सा उपहार है। इस घटना के बाद सोहन अपनी कला के लिए बहुत प्रसिद्ध हो गया और उसे वह सम्मान मिला जिसका वह हकदार था। इसी बीच जमींदार की बेटी पुष्पा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब समय आ गया है कि आप अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपनी गलतियों को सुधारें। जमींदार ने आंखों में आंसू भरकर अपनी बेटी और सोहन की ओर देखा। उसने भरे हुए गले से कहा, पुष्पा, तुम ठीक कहती हो। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं एक सच्चा और न्यायप्रिय जीवन जीऊंगा। कुछ ही समय बाद जमींदार ने अपनी पुत्री पुष्पा का विवाह सोहन के साथ कर दिया। उस दिन पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। विवाह के बाद सोहन जमींदार की हवेली में ही रहने लगा। अब वह केवल एक महान मूर्तिकार ही नहीं, बल्कि जमींदार के परिवार का हिस्सा भी बन गया। जमींदार ने अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करते हुए गांव के लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। उसने सोहन को अपनी हवेली और संपत्ति का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। राजा उद्यभान अपनी बेटी चंद्रवर्धनी को लेकर राजमहल लौट गए। उन्होंने इस पूरी घटना को अपने राज्य के इतिहास का हिस्सा बना दिया ताकि लोग जान सके कि सच्चाई, दया और क्षमा का महत्व क्या होता है। इस घटना ने सबको यह सिखाया कि सच्चाई और दया का मार्ग ही सबसे महान है और झूठ और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। गांव में यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और सोहन और पुष्पा की सादगी और प्रेम ने सबके दिलों में जगह बना ली। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए और हाँ, कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में मोटिवेटेड रहिए।